एक ट्रक चल रहा है और सडनली जीएसटी ऑफिसर ने रोक लिया। बोला ई वे बिल दिखाओ। आपके पास ई वे बिल नहीं है, माल सीज कर लो, गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लो और पेनल्टी 10,000 या टैक्स जो भी ज़्यादा हो। साउंड स्कैरी बट यही रियलिटी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए ग्रीन अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग फाइल फ्लिक्स चैनल। तो ये आपको स्केरी लग रहा है विच इज़ ओके, बट रियलिटी यही है कि इस केस में आपका गुड्स जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाता है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाखों का माल सीज ना हो तो आप ये छोटी सी मिस्टेक मत कीजिए और प्रॉपर वे में अपना ई वे बिल बनाइए। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ई वे बिल आखिर है क्या। ई वे बिल का मतलब होता है डिजिटल वे बिल। ये हमें जनरेट करना पड़ता है जब भी हम किसी गुड्स की मूवमेंट करते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से अबव होती है इंटरस्टेट के केस में। तो जो सेक्शन 68 ऑफ जीएसटी एंड रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 इस चीज़ को क्लियर कट बताता है कि अगर आप किसी भी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50,000 से अबव है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल होता क्या है? इट्स ए 12 डिजिट कोड। अच्छा, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसको जनरेट कौन कर सकता है? तो इसको सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, इन तीनों में से कोई भी इसको जनरेट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस तरीके से इसको जनरेट कर सकते हैं। तो टोटली 5 मोड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है वेब पोर्टल के थ्रू, सेकंड एसएमएस के थ्रू, थर्ड एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, फोर्थ बल्क जेसोन अपलोड करने का एक ऑप्शन होता है एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन एपीआई के थ्रू। तो इसके थ्रू हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं। जुलाई 2025 ने गवर्नमेंट ने पैरेलली 2 पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। पहला है eWaybill.gst.gov.in, सेकंड है eWaybill2.gst.gov.in। तो ये दोनों पोर्टल आपस में सिंक में रहते हैं और आप किसी के थ्रू भी जाके ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज ई वे बिल एप्लीकेबल, कि ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी कब होती है। तो जब भी आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 से अबव होती है उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो यस, ये सिर्फ गुड्स की वैल्यू पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर टोटल कंसाइनमेंट, अगर एक ट्रांसपोर्टर मल्टीपल कंसाइनमेंट लेके जा रहा है उस केस में अगर टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू भी 50,000 से अबव हो जाती है तो ई वे बिल एप्लीकेबल हो जाता है। तो जी सर, ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन के केस में एप्लीकेबल होता है? तो ये सेल हो, बार्टर हो, ट्रांसफ़र हो, सेल्स रिटर्न हो या ब्रांच ट्रांसफ़र हो, इन सभी केसेस के अंदर ये ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या 50,000 से नीचे भी किसी केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है? तो यस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 50,000 से नीचे की वैल्यू पे भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। वो केस है जब जॉब वर्क के लिए आप इंटरस्टेट गुड्स भेजते हो या हैंडीक्राफ्ट गुड्स आप भेजते हो इंटरस्टेट, तो अगर 50,000 से कम की वैल्यू है उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वाइज लिमिट पे। तो अभी हम जो 50,000 की लिमिट की बात कर रहे थे वो थी इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए। अब हम चेक करते हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है ई वे बिल जनरेशन के अंदर कि स्टेट की लिमिट क्या है, क्योंकि हर एक स्टेट अपनी लिमिट सेल्फ डिसाइड करता है। तो ये अलग अलग है लिमिट्स जितनी भी हैं। तो अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि किस स्टेट के अंदर कितनी लिमिट है। तो राजस्थान में है, उसके अंदर जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज़ की। दिल्ली, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु के अंदर ये जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़ की। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ पे ये जो लिमिट है ये है 50,000 रुपीज़ की। जम्मू कश्मीर के केस में सब कुछ एग्जम्प्ट है, इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए आपको कोई भी ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ और गोवा में सिर्फ नोटिफाइड गुड्स हैं, उन्हीं के लिए ही ई वे बिल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है।
गुजरात में इंट्रा स्टेट टेक्सटाइल जो है वो एग्जम्प्ट है, उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने स्टेट का रूल ज़रूर चेक कर लें कि जिस स्टेट में मूवमेंट हो रही है वहाँ पे ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, तो ये स्टेट लेवल पे आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु जनरेट्स इट, इसको जनरेट कौन कर सकता है। तो ई वे बिल जो होता है वो दो पार्ट के अंदर होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए को जनरेट करने के लिए आपको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है जीएसटी नंबर चाहिए होता है, इनवॉइस का नंबर चाहिए होता है, इनवॉइस की डेट चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है, एचएसएन कोड चाहिए होता है। ये जो है ये रजिस्टर्ड सप्लायर होता है वो भरता है इस पार्ट ए को। और पार्ट बी जो होता है वो ट्रांसपोर्टर जो है वो इसको जनरेट करता है। पार्ट बी इसमें बेसिकली व्हीकल नंबर उसको डालना होता है, अगर ये थ्रू रोड मोड जा रहा है तो, और अगर एयर और रेलवे मोड के थ्रू जा रहा है तो उस केस के अंदर ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी पड़ती है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर एक व्हीकल के अंदर मल्टीपल कंसाइनमेंट हो और उसकी वैल्यू एक्सीड हो जाती है तो उस केस में ई वे बिल EWB02 जनरेट करना पड़ता है। ये जो जनरेट करता है वो ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जी अगर इस केस में ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड हुआ तो वो पोर्टल पे ट्रांसिन नंबर ले सकता है और खुद को इनरोल कर सकता है बिना जीएसटी नंबर के भी, और वो ई वे बिल 02 जनरेट कर सकता है। तो ये आपने देख लिया है कि ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है। अब हम हैं व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब बहुत बार ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आप मोटराइज्ड व्हीकल के अंदर इसको लेके जाते हो। तो अगर आप इसको बैलगाड़ी से लेके जा रहे हो, ठेले से लेके जा रहे हो, इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर हम तो हैंड कैरी कर रहे हैं, तो अगर आप हैंड कैरी कर रहे हो तो उस केस में भी आपको ई वे बिल की जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड है, अगर कस्टम पोर्ट से ICD या CFS तक मूवमेंट है जो कि सुपरविजन में रहता है माल, तो वो एग्जम्प्ट है। नेपाल या भूटान के लिए अगर ट्रांजिट है गुड्स तो वो भी एग्जम्प्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अगर कोई माल है तो वो भी एग्जम्प्ट है। उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो है अगर आपका, उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे ब्रिज जो होता है जहाँ पे आप ट्रक का लोड करते हो, ट्रक का ग्रॉस वेट और नेट वेट निकालते हो, अगर वो 20 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर है तब भी आपको वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन रेलवे से गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का माल जा रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट रहता है। और रूल 138(14) में लिस्टेड एग्जेप्टेड गुड्स पे भी ये आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल टिप है, अगर पार्ट बी की बात करें तो सेम स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर अगर माल जा रहा है तो उस केस में आपको पार्ट बी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओवर एंड एडिशनल चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब चेक करते हैं फॉर्म GST EWB01 के अंदर किस टाइप की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमें उसको फिल करने के लिए चाहिए। तो पार्ट ए को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए GSTN नंबर, पिन कोड, एड्रेस, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, वैल्यू, HSN कोड, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और रीज़न फॉर ट्रांसपोर्ट। तो रीज़न फॉर ट्रांसपोर्ट सर क्या होता है? तो रीज़न फॉर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो है, ये क्या है, किस टाइप की मूवमेंट है, ये सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, तो किस टाइप की सप्लाई आप दे रहे हो उसको टाइप रीज़न फॉर ट्रांसपोर्ट में डालते हैं। पार्ट बी के अंदर हमें चाहिए होती है व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्टर की आईडी अगर रेल, एयर और शिप के थ्रू माल की गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो। हाउ टू जनरेट, ई वे बिल को जनरेट कैसे करेंगे हम, तो हम चेक करते हैं कि ये ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। दिस इज़ 5 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको eWaybill.gst.gov.in पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको जनरेट लॉगिन करना है।
फिर आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू पे, और फिर वहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करनी है जो अभी हमने डिस्कस की थी, GSTN नंबर, पिन कोड, एड्रेस, वैल्यू, HSN कोड, इन्वॉइस की डेट, इन्वॉइस का नंबर, ट्रांसपोर्टर ID, व्हीकल नंबर, रीज़न फॉर मूवमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे। फिर आप पार्ट बी के अंदर जाओगे, वहाँ पे पार्ट बी के अंदर आप व्हीकल नंबर एंटर कर दोगे या ट्रांसपोर्टर ID आप डाल दोगे उसके अंदर, और इसके बाद में जब जैसे ही आप उसको पोस्ट कर दोगे आपको EWB नंबर जो 12 डिजिट का होता है वो जनरेट होके मिल जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू जनरेट ई-वे बिल। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वैलिडिटी, कि सर इसकी वैलिडिटी कैसे डिसाइड होती है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर लैंड के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मानती है कि आप एक दिन में 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। अगर ओवरसाइज्ड व्हीकल है आपका, ओवरसाइज कार्गो है आपका, तो उस केस में गवर्नमेंट मानती है कि एक दिन में आप 20 किलोमीटर कवर करेंगे। तो लेट सपोज आपने एक ई-वे बिल बनाया जिसके अंदर 310 किलोमीटर है, तो इसके अंदर आपको जो टाइम मिलेगा, पहले 200 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन मिलेगा, और नेक्स्ट जो 110 किलोमीटर आपके पेंडिंग रिमेनिंग रहेंगे उसके लिए भी आपको पूरा दिन ही मिलेगा। इसमें पार्ट का कंसेप्ट नहीं है, तो ये पूरा फुल आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा इस ई-वे बिल के केस में, अगर यहाँ पे डिस्टेंस 310 किलोमीटर की है तो। और वहीं अगर ओवरसाइज कार्गो है तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से होती है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना होता है तो आप 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई बार आपको होता है ना कि आपका व्हीकल ख़राब हो गया है तो आपको एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके एक बार जनरेशन के बाद में सिंपली आप इसमें एक ही चीज़ का चेंज कर सकते हो, वो है व्हीकल नंबर का। कई बार होता है कि आप एक गाड़ी से माल लेके जा रहे हो, वो गाड़ी आपकी रास्ते में ख़राब हो गई है, अब आपको व्हीकल चेंज करना पड़ गया है, तो पार्ट बी के अंदर व्हीकल नंबर चेंज आप कर सकते हो। अदर देन दैट और कोई भी इंफॉर्मेशन आप ई-वे बिल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, अभी एक रिसेंटली इसमें एक चेंज और आया था। ओके, अब हम एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें आपका माल जो है वो रोड पे मूवमेंट कर रहा है और आपका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है। तो आपको अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेना है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, और नया ई-वे बिल जब एक्सटेंडेड ई-वे बिल आपका जनरेट हो जाएगा उसके बाद ही आपको गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो ये है ओवरऑल वैलिडिटी का, कि किस हिसाब से इसकी वैलिडिटी होती है। वन मोर थिंग, इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है वो होता है 360 डेज़ का, उससे ज़्यादा का एक्सटेंशन आप नहीं ले सकते हो। तो ये था ओवरऑल ई-वे बिल के बारे में, कि अगर गुड्स की मूवमेंट होती है तो आपको ई-वे बिल कब जनरेट करना पड़ेगा, कैसे जनरेट करना पड़ेगा, इसका A to Z हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।